नमस्कार, मैं संतोष सराफ, महासचिव ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश। आज हमारे कार्यक्रम जरूरत जानकारी जागरूकता में मैं आपको मध्य प्रदेश में लागू 2 अधिनियम, पहला मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1934 और दूसरा मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1972 और 1980। आज हम सिर्फ मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1934 के संबंध में चर्चा करेंगे। विषय आप सभी को मालूम है, वर्तमान समय में सोने चांदी के भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में 10 साल, 12 साल, 15 साल पुराने मामले आ रहे हैं। हम प्राथमिक रूप से अभी एक चीज के ऊपर अध्ययन करेंगे। प्राथमिक रूप से एक चीज के ऊपर अध्ययन करेंगे कि आखिर ये अधिनियम है क्या, हमें इसमें क्या सावधानियां रखना चाहिए और इसका प्रतिपालन कैसे करना चाहिए। तो हमारा मध्य प्रदेश में जो अधिनियम लागू हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश सतत रूप से व्यापारियों को जागरूक करने के लिए कानून सम्मत जानकारियां प्रेषित करता रहता है। अब यहां हम मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1934 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रक्रिया को ये समझें कि लाइसेंस लेना अनिवार्य है या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको विधि सम्मत तरीके से कार्य करना है तो आपको लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेने के लिए मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1934 की ये बुक देखिए आप। इसके अंदर जो केंद्रीय बरार, मैं आपको बताता हूं, साहूकारी के रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया होती है। केंद्रीय प्रांत एवं बरार साहूकारी रजिस्ट्रेशन नियम 1940, इसके अंतर्गत एक फॉर्मेट दिया गया है। वो फॉर्मेट क्या है आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी मनमाने ढंग से जिसको जहां ध्यान में जैसा आ रहा है वैसा बना के दे रहा है। वो विधि सम्मत प्रारूप नहीं है। प्रारूप क्रमांक 2 नियम 5, ये पूरा फॉर्मेट है, ये कानूनन फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में ही आपको आवेदन देना है और यही आवेदन आपका मान्य माना जाएगा। और जब इस फॉर्मेट में आप आवेदन देंगे तो ये वाले फॉर्मेट में आपको लाइसेंस प्राप्त होगा। मतलब प्रारूप क्रमांक 3 नियम 9 के अंतर्गत आपको ये लाइसेंस बना के दिया जाएगा। कौन देगा? नगर पालिक निगम, नगर निगम, ग्राम पंचायत और तहसील में जो पंचायत होती है वो सब ये आपको बना करके देंगे। इसका पूरा प्रोफार्मा है, उसकी प्रक्रिया है। अब यहाँ आती है कि इसकी फीस कितनी है। तो नियमानुसार मिनिमम 50 रुपये, अधिकतम 1000 रुपया। आवेदनकर्ता की मांग पर, कानून में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आवेदनकर्ता की मांग पर। यदि आवेदनकर्ता बोलता है मुझे 1 वर्ष के लिए दिया जाए तो 1 वर्ष के लिए देना होगा, 2 वर्ष के लिए दिया जाए तो 2 वर्ष के लिए देना होगा, लेकिन अधिकतम शुल्क 1000। कई जगह अत्यधिक शुल्क वसूल किया जा रहा है, नियमानुसार लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं, तो उसके संबंध में अपन अलग से चर्चा करेंगे। उसके संबंध में हमने कार्रवाइयाँ की है कि एक समरूपता प्रदेश में, पूरे प्रदेश में एक जैसा कानून लागू हो। जब व्यापारियों के लिए कानून बना है तो व्यापारियों को कानून सम्मत जानकारियां होना चाहिए। अब दूसरी बात यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपको इस संबंध में लाइसेंस प्राप्त होता है तो आपको इसके अंतर्गत जो लेख रखने हैं, लेख मतलब जो रजिस्टर मेंटेन करेंगे आप, उसको विधि सम्मत तरीके से ही मेंटेन करना है। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, इस नियम के अंतर्गत एक जगह लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, धारा 11 क के अंतर्गत, ऐसे रजिस्टर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 क्रमांक 1 के अर्थ में लोक दस्तावेज माना जाएगा। मतलब यदि कोई कंडीशन ऐसी बनती है, आपको कस्टमर से पैसे लेना है, तो आपका जो रजिस्टर है वो एक साक्ष्य के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों को मालूम ही नहीं है, वो कहीं डायरी में लिख लेंगे, कहीं कॉपी में लिख लेंगे। आप विधि सम्मत तरीके से यदि कार्य करेंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत जो कानून सरकार ने बनाए हैं, सरकार ने ऐसा नहीं है कि आपके पक्ष में नहीं बनाए, सरकार ने आपके पक्ष में कानून बनाए हैं। इन कानून के अंतर्गत यदि आप काम करेंगे तो बाकायदा आपका काम पूरा वैधानिक माना जाएगा। आप वैधानिक कार्य करें, वो आपके पक्ष में है। तो दूसरी बात यह है कि अब बात यह आ रही है कि गिरवी की समय सीमा क्या होना चाहिए, कई लोगों को नहीं मालूम है। तो यहां पर एक अधिनियम इसमें जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, उसका कारण समझिए कि जब कोई स्पेशल एक्ट बनाया जाता है, स्पेशल एक्ट मतलब जैसे ये मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम, दिस इज द स्पेशल एक्ट, ये एक विशेष कानून है। उसी तरह जैसे मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1972, 1980, ये एक विशेष है, स्पेशल एक्ट है। जब स्पेशल एक्ट के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं दिए जाते हैं तो जो भारत सरकार ने संविधान के अनुरूप जो कानून बनाए हैं
जनरल एक्ट जिसको बोला जाता है उसको कहते हैं लिमिटेशन एक्ट। ये लिमिटेशन एक्ट इसमें अब इंप्लीमेंट हो जाएगा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इसके अंतर्गत अब ये दोनों नियम, आप पहला नियम हो गया मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1934, अब जुड़ गया कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 के अंतर्गत लिमिटेशन दी गई है, वो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। वैसे आदर्श समय जो है 3 वर्ष का है। तो जब कभी भी आप गिरवी रखें तो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उसमें उल्लेख अवश्य करें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है वो आपको लीगली प्रोटेक्ट करता है, वैधानिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं तो यदि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कोई काम नहीं करेंगे तो वो तो मानी जाएगी गिरवी अनलिमिटेड है। 10 साल रखो, 12 साल रखो, 15 साल रखो। अभी जो मामले आ रहे हैं 10, 15 साल पुराने मामले आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी तक इस संबंध में हमारे पूर्व के पदाधिकारियों द्वारा कोई एक्सरसाइज नहीं की गई थी। हम एक्सरसाइज पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं इसको पूरी ट्रांसपेरेंसी से लागू करने के लिए। इसको पूरी ट्रांसपेरेंसी से लागू करने के लिए हम सतत रूप से प्रयास करते हैं। एक व्यापारी को बता रहे हैं, व्यापारी को यह बात समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज करना है व्यापार कल बंद कर देना है। अब तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यापार चलता चला आ रहा है। सोने चांदी के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। पुरानी रकमों का आपने जो निस्तारण कर दिया उसमें विवाद की स्थितियां पैदा हो रही है। विवाद की स्थिति पैदा होती है तो हमने हमारी वेबसाइट पे सारे आपके आवेदन, नियमानुसार आवेदन हमने प्रस्तुत कर दिए। आप उसको गैलरी खोलेंगे, उसमें आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर करके उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का उपयोग करिए आप। उसमें फ्रिक्वेंटली आस्क, आपकी यदि कोई समस्या है तो फ्रिक्वेंटली आस्क में यदि आप अपने क्वेश्चन डाल देते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर उसका वैधानिक उत्तर प्राप्त होगा। बहुत सारी फैसिलिटीज ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने चालू कर दी है, आप उसका उपयोग लीजिए। अपने आप को कॉर्पोरेट बनाइए, अपने आप को ब्रांड बनाइए, अपने आप को आधुनिकता के साथ जोड़िए, क्योंकि जुड़ना बहुत जरूरी है। व्यवसाय की तरक्की, व्यवसाय के आधुनिकीकरण के लिए भविष्य बहुत उज्जवल है। यदि हम परंपरागत व्यवस्था के ऊपर काम करते रहेंगे तो विकास संभव नहीं है। हमें आज की स्थिति को देखते हुए हमें तुरंत तत्काल रूप से निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि व्यापार का परिप्रेक्ष्य बदलता जा रहा है। कॉर्पोरेट आ रहे हैं, जमाने भर की प्रतिस्पर्धा हमारे व्यापार में आ रही है। एक तरफ भाव बढ़ रहे हैं, तो व्यापार तो करना है, गिरवी का व्यापार भी करना है, क्योंकि हमारा व्यापार सेल आफ्टर सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी है। आज के एपिसोड में हमने यही बातों को लेकर के आपके समक्ष हम बैठे हैं पूरी मेहनत के साथ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम कसर कर रहे हैं कोई भी, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा। 5 मिनट वीडियो देखा, बंद कर दिया, ये उपयोगी नहीं रहेगा। जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे तब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। अब हम चलते हैं अपने मूल बात पे। ये तो बात हो गई हमारे अवेयरनेस की। दूसरी मूल बात ये है कि अब साहूकारी अधिनियम में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां से इंप्लीमेंट होगा। तो आप अपना जो रजिस्टर है इसमें लेखे। यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इसमें मुकदमे करते हैं या कोई रिकवरी करते हैं तो स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है। स्पष्ट रूप से कैसे आदेशित किया गया है मैं आपको बताता हूं। जो धारा 3 है मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम की धारा 3, जिसमें लिखा हुआ है साहूकार द्वारा लेख रखना और देनदार गण को उसकी विवरणी प्रस्तुत करना। जब आप कानूनन दस्तावेज अपने पास रखेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे उससे रिकवरी करने के लिए। विधिवत तरीके से जो एक्ट में प्रोविजन दिए हुए, अभी तक जैसा चल रहा है चलता रहेगा, उसको भूल जाइए। अब आप यदि आपको, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुमूल्य धातु हैं, अब इनकी श्रेणी बहुमूल्य धातुओं में होगी। आप अपने आप को पहचानें, ये बहुमूल्य धातुओं के व्यापारी हैं आप। आपको न्याय संगत, विधि संगत तरीके से ही काम करना, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कानून जो है आपको सामने मैं बता रहा हूं, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति कानूनी ढंग से अपने अभिलेख रखता है, रिकवरी के समय अदालत में यदि वो प्रस्तावित दस्तावेज जो कानून सम्मत है यदि वो रखता है तो उसके पक्ष में न्यायालय जवाब देगा। काम तो करना है, लेकिन यदि हम नियमानुसार काम करेंगे तो हमारे फायदे में रहेगा। यह सबसे बड़ी बात है कि विधि सम्मत तरीके से किए गए साहूकारी कारोबार में कानून आपके पक्ष में चलेगा। अब हम आते हैं मूल बात पे कि यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे काम करेगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है, प्रोविजन ये है 176 के अंतर्गत कि धारा 176 के अंतर्गत यदि आपके पास कोई ऋणी, मतलब जो गिरवीदार है, गिरवी रखने वाला है, वो यदि आपके पास गिरवी रखने आता है तो उसके लिए एक नियमावली है कि आप अधिकतम, न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम के लिए 3 वर्ष या 5 वर्ष, लेकिन आदर्श व्यवस्था 3 वर्ष की है। पूर्व में भी कई पदाधिकारी हुए, उनको यह भी नहीं मालूम था कि आखिर गिरवी कितने समय के लिए रखी जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। किसी के पास 12 साल से पड़ी है, किसी के पास 15 साल से पड़ी, किसी के पास 20-20 साल से पड़ी हुई है।
तो हमें कानून की जानकारी नहीं थी। हमने लगातार 3 वर्षों से इस बारे में सबको बताया, लेकिन कोई समझा नहीं। आज जब सोने चांदी के भाव ऊपर गए तो लोगों को लगा कि यार इस संबंध में हमको चर्चा करना चाहिए। तो हमने वापस वही जो 3 साल पुरानी व्यवस्था है, हमारी वेबसाइट में सब चीज डली हुई है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं डाला है। हमने सारी बातें डाल रखी है कि गिरवी न छुड़ाने पर कौन से फॉर्मेट में आपको उसको ग्राहक को सूचना पत्र भेजना है, सारी चीजें उसमें डली हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अन्य समय में निकाल करके अपने संगठन की जो व्यवस्था है, सुविधाएं हैं, उसका उपयोग करो। हमारा मूल उद्देश्य यह है कि व्यापार को सरल कैसे बनाया जाए, क्योंकि व्यापार सरल कब बनेगा? जब आपके पास कानून सम्मत जानकारियां होंगी, तब आप व्यापार सरल बना सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कानून क्या है। तो इसमें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इसकी 176 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए रकम रखना होगी। जिस लेख में, जो लेखों का विवरण यहां दिया गया, मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1934, इस लेख के विवरण के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे प्रारूप डाल रखा है, आप वहां देख सकते हैं। उसमें एक कॉलम आपको और बढ़ाना पड़ेगा कि उक्त रकम 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए रखी जा रही है। यह हो गया लिमिटेशन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये। उसमें एक प्रोविजन आप ये जोड़ सकते हैं कि उक्त रकम का 11 महीने में नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा। ये ऐच्छिक अवस्था है, यह आपको अधिकार दिया गया है। इस कानून के तहत अधिकार है कि आप संविदा कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको अपनी शर्तों पर काम करना है ना। वहां कानून आपको नहीं रोकता है, वहां आपको ऐच्छिक बनाता है कानून। तो वहां आप लिख सकते हैं कि 11 महीने में अनिवार्य रूप से आपको रखी गई रकमों का नवीनीकरण करना है। अब यदि 11 महीने में नवीनीकरण नहीं करता है तो आपको एक उसको सूचना पत्र प्रेषित करना होगा कि श्रीमान अमुक 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 महोदय, आपके द्वारा इतनी तारीख को ये रकम इतने इतने रुपए में रखी गई थी, जिसकी समय सीमा 11 महीने के अंदर आपको इस रकम का नवीनीकरण करना था। चूंकि आपने नवीनीकरण नहीं किया, ये सूचना पत्र के माध्यम से आपको सूचना प्रेषित की जा रही है कि आप 7 दिवस के अंतर्गत आकर के इस रकम का नवीनीकरण करें, नहीं तो हम अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से इस रकम का निस्तारण कर देंगे। ये आपका अधिकार है, ये आप अधिकार, या अब 11 महीने बाद वो आता है कि ठीक है साहब 11 महीने का ब्याज दे लीजिए, मेरी रकम का नवीनीकरण कर दे, टेंशन खत्म। अब आपने यदि उसमें कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसमें आपने उससे प्रावधान ये करा कि मैं 2 साल में रकम छुड़ा लूंगा। अब वो 21 महीने, 2 साल नहीं हुए, उसके बाद 24 की जगह 25 महीने हो गए। 25 महीने बाद आप उसको एक लेटर डालेंगे, कौन सी 176 के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं सूचना पत्र। उसका प्रोविजन, उसका फॉर्मेट हमारी वेबसाइट में डाला हुआ है। हमारे ग्रुपों में हमने वेबसाइट की लिंक भी भेज रखी है। आप लिंक को टैप करेंगे, टैप करके ऊपर कॉर्नर पर जाएंगे, 3 लकीर दिखेगी, वहाँ गैलरी में आप जाएंगे, 3 लकीर पर जैसे टैप करेंगे 3 लकीर में गैलरी खुल जाएगी। गैलरी खोलेंगे तो उसमें सारे फॉर्मेट आपको दिखेंगे। उसमें से आप अपना फॉर्मेट तय कर लीजिए, कौन से फॉर्मेट में आपको सूचना देना है। वो फॉर्मेट को आप उंगली रखेंगे, शेयर टू व्हाट्सअप, सीधे व्हाट्सअप पे ले लीजिए, उसका प्रिंट निकालिए, अपने दुकान का नाम लिखिए, कस्टमर को भेज दीजिए। यही सुविधा आप यदि किसी जानकार के पास जाएंगे, सीए के पास जाएंगे, तो आपको फीस लग जाएगी। वो हम आपको सुविधा दे रहे हैं, उसका उपयोग लीजिए। चलिए, वो तो सेकेंडरी। अब आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट, जब 2 साल का उसने बोला, उसको 24 महीने की 25 महीने, आप एक सूचना पत्र भेजेंगे कि आपके अनुसार, आपकी रखी गई रकम के अनुसार आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 2 साल में आपको रकम छुड़ाने का वादा किया था, अभी तक आप रकम छुड़ाने नहीं आए हैं, तो कृपया आकर के ये रकम का नवीनीकरण करें या ब्याज देकर के नवीनीकरण करें। वो आता है कि साहब मेरे को 1 महीने का समय और दीजिए, मैंने 25 महीने की जगह 26 महीने। आप उसको स्वेच्छा से दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, या नवीनीकरण के लिए फोर्स भी कर सकते हैं कि ठीक है, नहीं हम अब समय नहीं दे पाएंगे, आप या तो इसका ब्याज जमा कर दीजिए या इसको नया सिरे से पलटा दीजिए। अपन कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, यदि वो ब्याज दे देता कैरी फॉरवर्ड। अब यदि आ गया 3 साल, जो लिमिट समाप्त हो रही है, जो आपने ऊपर अपने रजिस्टर में लिखा है कि हम गिरवी सिर्फ 3 वर्ष के लिए रखेंगे या 3 वर्ष के लिए रखी जाएगी, 3 वर्ष बाद आप उसको बोलेंगे कि आप अपनी रकम छुड़ा लीजिए। अब ऐसी स्थिति में यदि उसका मूल और ब्याज दोनों बराबर हो रहे हैं, 3 साल हो गए, 3 साल के अंदर ही यानी 28 महीने, मतलब 12 या 36 महीने हो गए, 30 महीने में उसकी मूल और ब्याज बराबर हो रहा है, तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये 176 में अधिकार देता है। आप उसको एक अंतिम सूचना पत्र भेजेंगे, अंतिम लास्ट, कि आपकी रकम इतनी इतनी तारीख को रखी थी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाव के ऊपर नीचे होने, भाव के फ्लक्चुएशन के होने के कारण आपका मूल और ब्याज इतना हो रहा है, जो कि आपकी रकम की कीमत से ज़्यादा हो रहा है। अतः आप शीघ्र अतिशीघ्र आकर के ब्याज जमा करके अपनी रकम का निस्तारण करें या रकम छुड़ाएं या नवीनीकरण करें। इसका फॉर्मेट भी हमारी वेबसाइट पर डाला हुआ है। इस तरीके से यदि आप काम करेंगे तो ये बिल्कुल टोटल एक वैधानिक प्रक्रिया है। आपका धन भी सुरक्षित है, क्योंकि ये जो एक्ट है, ये एक्ट आपको साहूकारी कार्य करने का अधिकार देता है। इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि ये बना ही इसीलिए है
कि अवैध रूप से काम करने वालों के ऊपर रोक लगे। हम वैध काम करने वाले, क्योंकि मैंने पहले भी यही बात कही कि हमारा काम सेल आफ्टर सर्विस का है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राहक आता है, वो उसका कहना पड़ता है मैं आपके यहाँ से रकम ले रहा हूँ तो आप इसको गिरवी रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो हमारा कहना पड़ता है कि नहीं हम रखेंगे, बिल्कुल गिरवी रखेंगे। तो ये हमारा कारोबार अन्य दूसरे साहूकारों से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब आम का झाड़ और केले का झाड़, दोनों झाड़ में अंतर है, ये अंतर है। साहूकारी बर्तन वाला भी कर रहा है, कपड़े वाला भी कर रहा है और जमाने भर के लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो व्यापार है साहूकार, वो है सेल आफ्टर सर्विस का। क्योंकि साहूकार की व्यवस्था जो चालू हुई थी वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय वस्तु विनिमय से चालू हुई। मतलब उस समय क्या होता था, चमड़ा देते थे, अनाज ले लेते थे, किसी को अनाज दिया तो उससे गहने ले लेते थे, गहने लिया तो उससे जमीन ले लेते थे, जमीन दिया तो उससे बीज ले लेते थे, ऐसा ये वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय शब्द का परिष्कृत होते 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 ये साहूकारी में बदल गया। हम लोग हैं ओरिजिनल साहूकार, जिसको हम बोल सकते हैं साहूकार। हम लोग हैं साहूकार। राजे महाराजाओं के समय हम ही लोग रहते थे, आभूषण बनाने का काम हमारा ही था, आभूषण गिरवी रखने का काम भी हमारा है। तो ये जो अधिनियम बने हैं ये हमारे हैं, इसका मिसयूज हमें नहीं करना है। हमको हमारा, यदि हम लाइसेंस लेते हैं तो हमारा डेटा सरकार के पास है कि हम विधि सम्मत तरीके से काम करने वाले साहूकार हैं। साहूकार और सूदखोर में डिफरेंस हो जाएगा। तो मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूं कि कोई भी काम करो आप कानूनी ढंग से करो, विधि सम्मत तरीके से, जो सरकार के द्वारा जारी किए, संविधान के अंतर्गत जो जारी किए गए अधिनियम है, नियम है, जो प्रोसीजर है, उसके अंतर्गत यदि आप काम करेंगे तो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तीसरी बात, अभी तक हमने पहली बात ये करी कि भाई लाइसेंस लेने के लिए प्रारूप के अनुरूप ही लाइसेंस लिए जाएंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं, आप जहां भी नगर निगम से, नगर पालिका से, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत से यदि लाइसेंस लेते हैं और यदि इस प्रारूप में यदि वो आपको कानूनन रूप से आपको अनुज्ञप्ति नहीं दे रहा है तो आप उसको हमारी वेबसाइट में जाकर के इस कानून सम्मत जानकारी दीजिए कि साहब ये कानून के अंतर्गत ये प्रोविजन दिए गए हैं, आप अपने मन से कोई फॉर्मेट नहीं बना सकते, क्योंकि अभी कोई भी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। कानून ये फॉर्मेट में आपको लाइसेंस बनाने के लिए अधिकृत करता है, वही फॉर्मेट में बनना चाहिए। अब इसका दूसरा लीगल कारण भी समझ लीजिए कि यदि जो कानून के द्वारा फॉर्मेट दिया गया है, अब यदि उस फॉर्मेट में आपके पास लाइसेंस नहीं है और रिकवरी के लिए आप अदालत गए, आपने फॉर्मेट अदालत के सामने रखा, साहब मेरा तो गिरवी का लाइसेंस है, मना हो जाएगा कि आपने विधि सम्मत तरीके से फॉर्मेट में लाइसेंस नहीं बनवाया है, ये इसलिए मान्य नहीं किया जाएगा। तो कृपया उन सभी व्यापारियों से निवेदन है कि वो अपने अपने गिरवी के लाइसेंस को चेक कर लें कि प्रारूप के अनुरूप, जो प्रारूप इसमें दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर से नोट कर लीजिएगा आपने कि कौन से प्रारूप में आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रारूप 3 नियम 9 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का प्रारूप, ये देखिए, गौर से देखिए इसको, इस प्रारूप में ही आपको लाइसेंस होना चाहिए। मैं ग्रुप में और डाल दूंगा कि किस फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, शुल्क 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 वर्ष का। यदि वो आपसे 800 रुपये प्रति वर्ष ले रहा है तो 1600 रुपये हो जाएंगे, वो भी अनलीगल है। नियम कहता है मिनिमम 50 रुपये, अधिकतम 1000, मतलब 2 साल के लिए 2000 रुपये, 1000 रुपये आपसे लिया जाएगा। आप उसके लिए उस अधिकारी से आप कानून सम्मत बात कर सकते हैं। नियम से हटके मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जो जानकारियां आपको ग्रुप के माध्यम से देता हूं या मैं जो नोटिफिकेशन आपको डालता हूं वो आप प्रिंट करा के अपने पास रखा करें, जिससे क्या होगा कि कल को कोई ऐसी व्यवस्था बने जिसमें आपको समझाना पड़े तो वो कागज आप निकाल के दे सकते हो। सारे कागज के ऊपर मैंने मार्किंग किया कि ये किस पर्पस के लिए है, ये किस पर्पस के लिए, ये किस पर्पस के लिए, उसका आप उपयोग करें, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फाइल आप बना के रखें, JDWA के नाम से बना लीजिए, ज्वेलर डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के नाम से बना लीजिए, मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन JDWA के नाम से बना लीजिए। उसमें सारे कागज लाइन से जिस डेट वाइज है उसको जमाते चलिए। जिस तरह आप इनकम टैक्स में अपने बिल, GST के लिए अपने बिल संभाल के रखते हैं, उस तरह ये जानकारियां भी आपके लिए उन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके व्यापार को सुरक्षित करती हैं। कानून सम्मत जानकारियां मैं आपको मेहनत करके सरल शब्दों में देता हूं, जिससे आपको ये कानूनी ढंग से सरल शब्दों में कोई नहीं समझा सकता। इसको समझा तो खैर बहुत सकते हैं, कोई नहीं का दावा तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं जो अपने व्यापारी भाषा में आपको समझा रहा हूं वो बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं, तो इसका आप उपयोग करें। तो आज हमने पहली चीज़ समझी कि साहूकारी अधिनियम किस प्रारूप में लेना चाहिए। दूसरी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उपयोग कैसे करना चाहिए। अब तीसरी बात, मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1934 के केंद्रीय बरार अधिनियम 1940 के अंतर्गत एक प्रारूप दिया गया है, जिस प्रारूप के अंतर्गत आपको अपना रजिस्टर मेंटेन करना है। उसी फॉर्मेट में ही आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। उसमें एक कॉलम और आपको डालना पड़ेगा इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए।
जब आप ये चीज उसमें मेंशन कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, दिस इज एविडेंस एक्ट की 19 कौन सी धारा में बताता हूं, ये है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ऐसे रजिस्टर को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अर्थ में लोक दस्तावेज समझा जाएगा। एविडेंस एक्ट के अंतर्गत इसको एक दस्तावेज, मूल दस्तावेज माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, कब माना जाएगा? जब आप 1934 के एक्ट के अनुरूप अपने दस्तावेज रखेंगे, मतलब रजिस्टर रखेंगे। जब उसके अनुरूप आपका रजिस्टर बनेगा, जो फॉर्मेट दिया उसके अंतर्गत उस हिसाब से आप रजिस्टर बनाएंगे, तब ये एविडेंस एक्ट के अंतर्गत मान्य होगा। कोई परिवर्तन का बहुत सिंपल फॉर्मेट है, मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल फॉर्मेट, बहुत सिंपल। जो हम आजकल प्रोविजन में लिए जा रहे हैं वही का वही प्रारूप है, कोई बहुत विशेष दिमाग नहीं रखना। ये देखिए, जो हम बनाते चले आ रहे हैं वही प्रारूप है, कोई परिवर्तन नहीं है। हमने प्रारूप के लिए रजिस्टर हमारी वेबसाइट में डाल दिया है, उसी प्रारूप के अनुरूप आप अनुरूप काम करें, अपनी दुकान का फर्म का नाम लिख लें। जब आप सब तरफ से इस व्यवस्था को रखेंगे तो इसमें पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होगा। पुलिस हस्तक्षेप कब होता है? कानून को समझिए। जब आप गिरवीदार की रकम रख लें, मूल और ब्याज पैसा रख लें, उसको बार बार टालम टोल कर रहे, रकम नहीं दे, तब आपके ऊपर अमानत में खयानत का केस होगा। ऐसी स्थिति में यदि कोई कस्टमर 12 साल, अब आता है इसमें तीसरी चीज, अब जो मुख्य बात मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा इसमें कानून आता है लिमिटेशन एक्ट। यह लिमिटेशन एक्ट क्या बताता है? लिमिट का मतलब क्या होता है? सीमा। सीमा लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि अभी जो मामले जिस तरीके से आ रहे हैं, 12 साल पुराने, 13 साल, 15 साल, 20 साल पुराने मामले आ रहे हैं, तो लिमिटेशन क्या बोलता है? परिसीमा अधिनियम 1963। मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम, ये स्पेशल एक्ट है, जब इसके अंतर्गत कोई भी लिमिट, कोई भी प्रोविजन नहीं दिया होता है, तो ये सामान्य अधिनियम 2 है, ये ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगे। एक लिमिटेशन एक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। परिसीमन अधिनियम क्या कहता है? 12 साल की लिमिटेशन। ये 12 साल की लिमिटेशन क्या है? मुकदमा करने और वसूली करने, या कस्टमर से आपको लेना या आपको कस्टमर से लेना, ये लिमिटेशन एक्ट है। 12 साल से ऊपर कोई भी रकमों का यदि विवरण निस्तारण आपने कर दिया है तो आपको विदाउट टेंशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप जा करके यदि आपके खिलाफ कोई आवेदन देता है तो आप इस एक्ट का उल्लेख करेंगे। इसके संबंध में मैंने सारी जानकारियां हमारी वेबसाइट में आपको डाल दी है, उसका उपयोग करें। यदि एसोसिएशन, पूरा एसोसिएशन मिलकर सारे व्यापारियों की ओर से आवेदन देना चाहता है तो उसका फॉर्मेट भी हमारी वेबसाइट में है। व्यक्तिगत कोई व्यापारी के पास यदि खबर आती है तो व्यापारी के लिए भी हमने आवेदन पत्र नियमानुसार सारी धाराओं का विवरण करके डाल दिया है, आप उसका उपयोग करें। क्योंकि यह प्रक्रिया किसी प्रकार की फ्रॉड प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आती, ये सिविल का मैटर है। आप, ये मैटर अदालत में जा सकता है, आपके ऊपर किसी प्रकार की फ्रॉड की कार्रवाई, अमानत में खयानत की कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने इस एक्ट के अंतर्गत, इससे अधिसम्मत इस एक्ट के अंतर्गत काम किया है। दूसरा, लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत काम किया है। तीसरा, इसके अंतर्गत ब्याज और मूल की राशि बराबर होने पर, इस एक्ट के अंतर्गत मूल और ब्याज की राशि होने पर, बराबर होने पर आपको निस्तारण का अधिकार यह नियम देता है। तीनों नियम आपके फेवर के हैं। आप व्यापारी हैं, आप डरेंगे नहीं। ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन आपके साथ है, हम इसके लिए लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं, बशर्ते कि आप ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से डाले गए जो दिशा निर्देश है उसका अक्षर पालन करें। हम आपसे सुझाव मांगते हैं, आप सुझाव दीजिए। आपकी जो समस्या आ रही है, हमारी जो वेबसाइट है उसमें आप जाएंगे, वेबसाइट खोलेंगे, ऊपर 3 लकीर आएगी, 3 लकीर को टैप करेंगे, उसमें गैलरी में तो सारे फॉर्मेट मिलेंगे, उसके नीचे जस्ट नीचे फ्रिक्वेंटली आस्क करके एक ऑप्शन दिया होगा। फ्रिक्वेंटली आस्क में यदि आप जाकर के टैप करेंगे तो वहाँ आपका नीचे, आप उसको स्क्रॉल करके मोबाइल को ऊपर करेंगे तो वहाँ आपका आएगा नाम, मोबाइल नंबर और आपका क्वेश्चन। वहाँ आप अपने ज्वेलरी कारोबार से संबंधित, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, साहूकारी हो, और भी कोई हॉलमार्किंग से संबंधित हो, कोई भी प्रश्न हो, आप वहाँ प्रश्न उसमें डालेंगे, वो प्रश्न सीधे मेरे पास आएगा। रात में मैं सारे फ्रिक्वेंटली आस्क को चेक करता हूँ, देश भर से उसमें क्वेश्चन आते हैं। एमपी से नहीं आते हैं, ये बात अलग है, हमारे एसोसिएशन से नहीं आते, ये बात अलग है, हो सकता है हमारे यहाँ के सारे व्यापारी सक्षम हो, खैर वो दूसरी बात है। तो उसमें आपको 24 घंटे के अंदर आपका उसी फ्रिक्वेंटली आस्क में आपके क्वेश्चन के नीचे आपका आंसर मिल जाएगा। कोई भी समस्या, जो भारी फीस देकर के आप जानकारियां एकत्रित करते हैं वो आपको निःशुल्क ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश उपलब्ध करा रहा है। हमारे लिए कोई सीमा नहीं है। बड़े बड़े कारपोरेट लोग बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ आपको हमारे से जुड़े हुए बहुत ही उदार एक्सपर्ट हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमको जानकारियाँ देते हैं,
व्यापारियों के हित में, क्योंकि हम एक असंगठित व्यापारियों का समूह हैं। हम टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए, हमको संगठित होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? इन्हीं कानूनी संबंधित बातों के लिए। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, आप अपनी ताकत नहीं पहचान पाते। बहुत पुरानी कहानी सबको मालूम होगी कि लकड़ी के अलग अलग लकड़ियां की तो सबने तोड़ दी। यदि उन लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया और बोला गया उसको तोड़ो, तो कोई नहीं तोड़ पाता है। तो ये बहुत मोटी बात है, समझने वाली बात है। तो हम चलते हैं काम की बात पे आते हैं। तो जब भी आप अपना लिखा पढ़ी करें, मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1934 के अधीन करें। उसमें प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जरूर डालें। इससे संबंधित सारे फॉर्मेट हमारी वेबसाइट में है। परिसीमन मतलब जिसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट, ये आपको 12 साल से ऊपर तक की किसी भी कार्रवाई के लिए आपको सुरक्षित करता है। इससे संबंधित सारे फॉर्मेट हमारी वेबसाइट में डले हुए हैं। तो आज हम यही हमारी विषय को समाप्त करते हैं। अगली बार अगला एपिसोड जब आएगा, पूरी तैयारी के साथ आएगा। खाली नहीं आएंगे, हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। लेट आएंगे लेकिन पूरी तैयारी के साथ, कानून की जानकारी, बड़े वकीलों से जानकारी लेकर के, सारी बातों को समझ करके उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे। कहीं भी कोई गली नहीं छोड़ेंगे। तो अगला एपिसोड जब भी आएगा उसमें अब हम मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1972 और 1980 के अंतर्गत बात करेंगे। अभी हमारी कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमने सब तरह लिखा पढ़ी करी है और शीघ्र ही हम उसके संबंध में भी आगे कार्रवाई के लिए आगे जाएंगे। और हमारा पूरा प्रयास है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जहाँ लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं वहाँ भी लाइसेंस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं, ताकि जो सूदखोरी का काम है उसको समाप्त किया जा सके। हम सरकार की मनोभावना के अनुरूप काम करेंगे कि कहीं भी अवैध काम ना होने पाए। पूरा नियमानुसार सरकार ने जो साहूकारी से संबंधित जो भी नियम बनाए हैं, हम प्रतिबद्ध हैं, ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रतिबद्ध है, उसी के अनुरूप कार्य करेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे वीडियो को आप जरूर देखें। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि देखें, हमारे को ना तो लाइक करने की ज़रूरत है, ना शेयर करने की ज़रूरत है, ना इसको आगे फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। हम हमारे व्यापारियों के लिए ही ये जानकारी दे रहे हैं। कोई प्रसिद्धि के लिए ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन काम नहीं करता। मूल उद्देश्य है व्यापारियों का हित हो, सुरक्षित व्यापार व्यवस्था हो। जो हमारा जो मेक नारा है, जरूरत, जानकारी और जागरूकता, ये आज की व्यवस्था के ऊपर ही हम काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, मैं संतोष सराफ, महासचिव ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश।